हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए 2000 क्वेश्चन की डेली क्विज लेके आए हैं, जिसमें कि हर रोजाना बात करेंगे 5 से 10 क्वेश्चन पर, वो भी संक्षिप्त तरीके से। तो दोस्तों चलते हैं उसी सीरीज में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 200। उसके बाद में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, स्टेपर मोटर का रोटर 3 प्रकार से प्रचलित होता है। जैसे कि 1 नंबर पे बात करें तो वो होता है वेरिएबल रिलेक्टेंस टाइप, और 2 नंबर पे परमानेंट मैग्नेट टाइप, और 3 नंबर पे होता है हाइब्रिड टाइप संयुक्त संयोजन। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आपके स्टेपर मोटर के स्टेप एंगल ज्ञात करना है, स्टेप एंगल को हम करते हैं इस तरीके से इंगित, और बराबर होता है उसके NS माइनस NR अपॉन NS इंटू NR इंटू 360 डिग्री। यानी कि यहाँ पे NS इंगित कर रहा है स्टेटर पोल, या फिर हम कह सकते हैं स्टेटर टिथ। यहाँ पे NR इंगित कर रहा है नंबर ऑफ रोटर टिथ। और उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है एक ब्रिटिश अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर के बराबर क्या होता है ब्रिटिश के अंदर। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 746 वाट। अगर आपको मीट्रिक प्रणाली में पूछे कि 1 HP बराबर मीट्रिक प्रणाली में कितने वाट होते हैं, तो आपको बताना है 735.5 वाट होते हैं मीट्रिक प्रणाली में। और उसके बाद में दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। और वर्क का यहाँ पे वर्क यानी कि कार्य का मात्रक होता है जूल, और कार्य का मात्रक यहाँ पे जूल होता है, और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। यानी कि जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, पावर का। और दूसरा मात्रक ये भी है, 1 जूल प्रति सेकंड बराबर होता है 1 वाट। ये भी आपको ध्यान रखना है, वाट और जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है, पावर का मात्रक है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है यदि 1.5 के 6 सेल श्रृंखला में यानी कि सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है, तो फिर टोटल वोल्टेज उस सर्किट का क्या होगा, वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 6 वोल्टेज होगा। और ये किस प्रकार से आया वो भी आपको बताते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम 6 सेलों को सीरीज के अंदर जोड़ के आपको बताते हैं। जैसे कि एक सेल, और ये दूसरा सेल हो गया, उसके बाद में ये तीसरा सेल हो गया, और उसके बाद में ये चौथा सेल, और ये हो गया 5वां सेल। और उसके बाद में ये बोला है कि 6 सेल सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सेल उसके विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस सेल को विपरीत दिशा में जोड़ देते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में टोटल वोल्टेज कितना होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक सेल का वोल्टेज कितना दे रखा है, 1.5 वोल्ट। और टोटल कितने सेल लगाए हुए हैं, 6 सेल यहाँ पे लगाए हुए हैं, और 6 में से एक सेल क्या है, विपरीत क्रम में लगाया गया है, ये आपको पता चल गया है। उसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा कि सीरीज क्रम में EMF का मान हमेशा जुड़ता है। और यहाँ पे हम टोटल वोल्टेज ज्ञात करेंगे, तो टोटल वोल्टेज बराबर क्या करेंगे, 1.5 इंटू 5 कर देंगे। यानी कि 100 में से एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है, लेकिन 5 सेल वो सही दिशा में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 इंटू 5 कर देते हैं, और उसके बाद में यहाँ से एक माइनस कर देंगे। एक सेल का वोल्टेज आपको पता है 1.5 होता है, तो 1.5 वोल्टेज यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे, और हमारे पास में टोटल वोल्टेज आ जाएगा। और इन दोनों का इंटू करने पर हमारे पास में है 7.5। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 7.5 को 1.5 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास में टोटल वोल्टेज आ जाएगा 6 वोल्टेज। यानी कि आपको पता चल गया है किस प्रकार से इसका टोटल वोल्टेज निकाला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 6 वोल्टेज। किस प्रकार से आया वो भी हमने आपको बताया है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है PVC कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में PVC कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 2.5 mm न्यूनतम मोटाई होनी चाहिए। और दोस्तों आपको पता होगा कि PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये वायरिंग देखने में तो बहुत सुंदर होती है, और ये दीवार पर बहुत कम स्थान घेरती है, और इसमें किसी भी प्रकार का लिंक क्लिप्स आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये भी आपको पता होगा। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या दर्शाता है। यानी कि फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए थे, एक दिया था राइट हैंड रूल और दूसरा दिया था लेफ्ट हैंड रूल। और यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राइट हैंड रूल क्या दर्शाता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि इंड्यूस EMF की डायरेक्शन को बताता है राइट हैंड रूल। अगर आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम क्या दर्शाता है, तो दोस्तों वहां पे आपका आंसर हो जाता करंट की डायरेक्शन को दर्शाता है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, फ्लेमिंग के नियम के अनुसार यदि आप
राइट हैंड रूल की हथेली को 3 अंगुलियां यानी कि अंगूठा, माध्यमिका और तर्जनी, इन तीनों को आपस में समकोण पर रखें तो वहां पे तर्जनी शुम्भ के क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी और अंगूठा यहाँ पे लगने वाले बल की दिशा और मध्यमिका इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगी। और हाँ दोस्तों, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर पर और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल मोटर पर कार्य करता है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें दे रखा है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार की रिले का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा बी यानी बखोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। और आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर हम बखोल्ज रिले का प्रयोग करते हैं और बखोल्ज रिले का प्रयोग तेल टैंक के साथ ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है और बखोल्ज रिले गैस दाब से प्रचालित होती है और इस रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर की आंतरिक दोष की स्थिति के लिए इसको प्रयोग में किया जाता है। यानी कि अगर ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाए तो ये हमारे को एक अलार्म के थ्रू हमें जानकारी दे देती है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें दे रखा है डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग के लिए किया जाता है, यानी कि डीसी मोटर में स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि प्रारंभिक करंट को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम डीसी मोटर के अंदर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा मोटर में स्टार्टिंग के समय काउंटर ईएमएफ जिसको बोलते हैं हम बैक ईएमएफ शून्य होता है और तथा प्रतिरोध का मान कम होने के कारण धारा का मान अधिक हो जाता है। और आपको पता होगा आर्मेचर का प्रतिरोध का मान कितना होता है 1 ओम होता है और यानी कि बहुत कम प्रतिरोध है और कम प्रतिरोध होने के कारण धारा का मान वहां पे उच्च हो जाता है यानी कि अधिक हो जाता है और जिसे कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, नहीं तो करंट का मान बहुत अधिक होने के कारण वाइंडिंग जलकर नष्ट भी हो सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाएं तो वहां पे आपको पता होगा V बराबर होता है EB IAR, यानी कि आर्मेचर के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और बैक ईएमएफ उन दोनों का योग होता है टोटल वोल्टेज। और दोस्तों आपको पता है मोटर की शुरुआत के अंदर बैक ईएमएफ का मान क्या होता है शून्य होता है। यहाँ पे हम EB बराबर मानेंगे शून्य और RA का मान होगा वहां पे 0.5 ओम या फिर 1 ओम। ठीक, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज का मान हम रख देते हैं 250 वोल्टेज, यानी कि हम सप्लाई से हम 250 वोल्टेज उस मोटर को दे रहे हैं। हमने अभी बात की थी कि बैक ईएमएफ अगर शून्य होगा तो वहां पे क्या होगा धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बैक ईएमएफ शून्य हो गया और इस करंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। यानी कि दोस्तों IA बराबर हो जाएगा V माइनस EB अपॉन RA और यहाँ पे V का मान हमें दे रखा है 250 और EB का मान यहाँ पे है 0 और RA का मान यहाँ पे है 0.5। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 2500 अपॉन 5 और 2500 में 5 का भाग देंगे तो आपके पास में IA बराबर आ जाएगा 500 एम्पियर। यानी कि दोस्तों आपको पता चल गया है कि अगर बैक ईएमएफ का मान शून्य होगा तो उस मोटर के अंदर करंट का मान कितना होगा 500 एम्पियर। यानी कि 500 एम्पियर बहुत अधिक करंट है और ये करंट की वाइंडिंग को जलाने के लिए काफी है। वहां पे स्टार्टर का कार्य क्या होता है वो भी आपको बताता है। और स्टार्टर यहाँ पे क्या करता है शुरुआत के अंदर प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा रखता है और उसके बाद में धीरे धीरे हम जैसे ही मोटर को रनिंग स्थिति में लाते हैं धीरे धीरे प्रतिरोध को कम करते जाते हैं, जिससे कि क्या होता है शुरुआत के अंदर बैक ईएमएफ तो शून्य होता है, धीरे धीरे बैक ईएमएफ वहां पे उत्पन्न हो जाता है और बैक ईएमएफ उत्पन्न होने के बाद में धीरे धीरे हम पूरा स्टार्टर के द्वारा प्रतिरोध को कम कर लेते हैं, उससे मोटर की सुरक्षा प्रदान होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्विज के अंदर। और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में दिखे बेल आइकन को प्रेस करना, जैसे कि हम जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।